रेत की तरह महसूस होता है। और क्योंकि आप सभी एक अनोखी स्थिति में हैं कि आप तुरंत अपने काम में इन विचारों को लागू कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक ऐसा करियर पथ चुनने का निर्णय लिया है जिसका वैश्विक मुद्दों पर लगभग किसी भी अन्य करियर की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ेगा। मेरे से पहली सलाह आपसे ये होगी, जब अवश्य को अपनाएं, न नहीं है। दुनिया को जैसा होना चाहिए वैसा आकार दें, बजाय इसके कि जैसा है वैसा स्वीकार करें। और इंसान कभी भी इस आदर्श की आकांक्षा करना नहीं छोड़ते, चाहे वास्तविकता कितनी भी अव्यवस्थित क्यों ना हो। और इसीलिए पूरी दुनिया इसे पसंद करती है जब डेविड गोलियत को हरा देता है, जब अच्छा आदमी जीतता है और बुरा आदमी उसकी सज़ा पाता है। असली ज़िंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन हम इंसान के रूप में ऐसा ही चाहते हैं और हम उन लोगों को हीरो बना देते हैं जो ऐसा करते हैं। फिर भी एक टेढ़े मेढ़े और विरोधाभासी, अक्सर क्रूर दुनिया में आप उस आदर्श, उस होना चाहिए को कैसे पकड़ सकते हैं? और यहीं पर मुझे लगता है कि उद्देश्य की केंद्रीयता आती है। सनिक उद्देश्य की शक्ति जैसे वाक्यांशों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुझे आपको बताना है कि मेरे अनुभव में ये काम करता है। आइए मैं आपको अपने खुद के व्यवसाय की कहानी बताता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्थापना 2 भाइयों द्वारा की गई थी, जैसा कि राचेल ने उल्लेख किया, स्वतंत्रता के समय के आसपास। ये वह समय था जब भारतीय उद्योग व्यावहारिक रूप से अस्तित्व में नहीं था और कई लोग, विशेष रूप से विंस्टन चर्चिल, उम्मीद नहीं करते थे कि भारत जीवित रहेगा या खुद को एक सक्षम देश बना पाएगा, और हम भारतीय इस बात से असहमत थे। हमारे संस्थापकों ने आदर्शवाद की उच्च भावना के साथ कंपनी शुरू की, ये साबित करने के लिए कि भारतीय वास्तव में एक नया राष्ट्र बना सकते हैं। और वास्तव में जब कंपनी ने व्यवसाय शुरू किया तो 1945 में उन्होंने जो पहला विज्ञापन जारी किया, उसका उत्पादों या सेवाओं से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने केवल भारत के लिए अपने सपनों को व्यक्त किया, एक सिद्धांतों और आदर्शों का समूह जिसके साथ वे व्यवसाय शुरू कर रहे थे, और वह 1945 में था। वर्षों के दौरान स्पष्ट रूप से भारत ने आलोचकों को गलत साबित किया है और खुद को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में बदला है। और महिंद्रा समूह की कंपनियां भी शुरू में फली फूली, क्योंकि आत्मनिर्भरता के प्रयास में भारतीय उद्योग को बाहरी प्रतियोगिता से बचाया गया था। हालांकि 1990 के दशक की शुरुआत में भारत और भारतीय उद्योग दोनों संकट में थे। विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने की संभावना के सामने भारत ने अपने बंद अर्थव्यवस्था को उदार बनाने जैसे कट्टरपंथी कदम उठाए, और दशकों से संरक्षणित होने के बाद अचानक दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियां हमारे दरवाजे पर थीं, भारतीय बाजार से बड़ा हिस्सा पाने के लिए उत्सुक। पुरानी अर्थव्यवस्था की कंपनियों के लिए, जैसे हमारी, जो संरक्षणवादी शासन के तहत फली फूली थीं और वास्तव में प्रतिस्पर्धा करना भूल गई थी, भारतीय अर्थव्यवस्था का खुलना ऐसा था जैसे मृत्यु का देवता दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। और सच में बड़े परामर्शदाता फर्मों के लोग हमारे निधन की भविष्यवाणी लिखने में व्यस्त थे, और फिर भी 3 दशक बाद यहाँ हम हैं, एक बहु अरब डॉलर समूह, अब भी आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही सद्भावना अर्जित कर रहे हैं। तो हमने ये कैसे किया? खैर, जाहिर है कि इसमें कई तत्व थे, लेकिन मेरी समझ में सबसे महत्वपूर्ण था उद्देश्य की शक्ति का उपयोग करना। हमने खुद को एक बहुत ही अजीब बैक टू फ्यूचर जैसी स्थिति में पाया, जहां हमें फिर से ये साबित करना था कि हम एक भारतीय कंपनी के रूप में ये कर सकते हैं कि हम केवल जीवित ही नहीं रह सकते, बल्कि बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में उन्नति भी कर सकते हैं। और भारतीय कथा और हमारी कॉरपोरेट इतिहास का आह्वान करते हुए हमने सबसे पहले एक मूल उद्देश्य स्पष्ट किया, जो लोगों को सुबह काम पर आने और अपना सर्वोत्तम देने के लिए प्रेरित करेगा। अब वह मुख्य उद्देश्य बस ये कहना था कि भारतीय किसी से कम नहीं है, और हम ऐसे उत्पाद बनाएंगे जो इसे दुनिया को साबित करेंगे। अब मुझे पता है कि यह बहुत संकीर्णता से भरा लगता है, लेकिन कृपया समझें, उस समय यह कॉलोनियलिज्म की देन थी और सबसे अदृश्य, हानिप्रद और लंबे समय तक रहने वाली हीनता और आत्मविश्वास की कमी की भावना को छोड़ने की पुकार थी। और इसने वास्तव में हमारे लोगों पर एक बिजली जैसा प्रभाव डाला। इसने डेविड बनाम गोलियत भावना को जन्म दिया। इसने हमारे सामूहिक स्मृतियों को जागृत किया, जहां हमने सभी बाधाओं के बावजूद सफलता प्राप्त की, क्योंकि हमारे पास साबित करने के लिए कुछ था। और इसने हमारे